Okay, today's your topic is drug. This is the यूनिट 5 टॉपिक है जिसके अंदर हमें बेसिक्स ड्रग्स के बारे में बहुत सी चीजें आप लोग जानते भी हो बेटा। हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। अभी कोविड सिचुएशन चल रही है तो बहुत सी चीजें बहुत सी दवाइयां जो अभी मैं नाम लूंगी वो सभी आप जानते होंगे। तो सबसे पहले ड्रग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, विल गो फॉर डेफिनेशन। एनीथिंग विच इज अ सब्सटेंस विच इज केमिकल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, नेचुरली अकरिंग हो सकता है, आयुर्वेदा का हो सकता है या होम्योपैथिक हो सकता है या एलोपैथिक हो सकता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस लाइक इट इज नेचुरल, सिंथेटिक और केमिकल सब्सटेंस विच इज जो बॉडी के अंदर लिविंग बॉडी के अंदर लिया जाए, टेकन इनटू लिविंग बॉडी के अंदर लिया जाता है। किसके थ्रू लिया जाता है? इट इज इनहेल्ड किया जाता है। इनहेलर्स होते हैं, विक्स के हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेलर्स यूज किए जाए। इंजेक्टेड, जैसे कोविशील्ड की वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगी हम लोगों को, मुझे लग गई है, आप लोगों ने भी होपफुली लगवा ली होगी। यू आर ट्राइंग टू गो फॉर दैट, आप लोग को सभी को लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इंजेक्टेड हो सकती है, स्मोक हो सकता है, कंज्यूम्ड हो सकता है, एब्जॉर्ब बाय स्किन, हम लोग स्किन के थ्रू भी कहीं पर एब्जॉर्ब करवाते हैं मेडिसिन को। एंड डिजोल्व अंडर टंग, जनरली जब भी चक्कर वगैरह आते हैं तो जो टैबलेट दी जाती है स्टेमेटिल वगैरह वो टंग के नीचे रखी जाती है। तो दीज आर द वे बाय विच वी विल टेकन द नेचुरल केमिकल सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इन सब में से कोई भी मेथड हो सकता है जिसके थ्रू हमने केमिकल को अपनी बॉडी में लिया। अब ये करता क्या है? इट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्या करता है? बायोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। अब बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है उसके अंदर स्ट्रक्चर फंक्शन अपना चेंज करके क्या करता है? डायग्नोसिस का काम कर सकता है, मिटिगेशन का काम कर सकता है, ट्रीटमेंट का काम कर सकता है, प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज हो सकता है और रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट हो सकता है। जैसे ही ये बॉडी में जाता है तो ये बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट देता है। किसके थ्रू देता है? ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, अपनी फंक्शनिंग को चेंज करता है। और क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर क्या बीमारी हो रही है उसको डायग्नोज कर सकता है, प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मिटिगेट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है स्टेजेस के अंदर, प्रिवेंशन होने से पहले रोका जा सकता है, या रिलीफ ऑफ अ डिस्कम्फर्ट। मेनी टाइम वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, तो उन सभी के लिए हम केमिकल सब्सटेंस को बॉडी में लेते हैं। आर कॉल्ड ड्रग्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स मेनली किस बॉडी के किस पार्ट पे काम करता है? इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको अफेक्ट करता है बेटा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करता है? इट ऑल्टरिंग द परसेप्शन, हमारे सोचने समझने की शक्ति को चेंज करता है, हमारे मूड को, हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज करता है, ऑल्टर करता है। ऑल्टर करके ये क्या करता है? हम लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है। यदि हम इसका कंटिन्यूस यूज करते हैं या एक्सेसिव यूज करते हैं, कोई भी दवाई यदि कंटिन्यूस रेगुलर ली जा रही है, आफ्टर द कोर्स भी आप रेगुलर लिए जा रहे हो, या उसका एक्सेसिव यूज कर रहे हो, डोज 1 लेनी हो, डोज 2 और 3 ले रहे हो, एक्सेसिव ले रहे हो, तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर कंटिन्यूस यूज और एक्सेसिव यूज हमें क्या हो जाता है? एडिक्शन हो जाता है उन दवाइयों का। एडिक्शन और यू कैन से डिपेंडेंस हो जाती है। कई बार जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? ओल्ड एज वाले जो थे दवाई ये सोने की दवाई लेते हैं। सोने की दवाई जो वो लेते हैं ना, वो क्या होती है? एडिक्शन एडिक्शन देती है, डिपेंडेंस देती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय आप लेते रहते हो तो उससे क्या होता है? एडिक्शन होने लगता है। यू विल नॉट, उसके बिना नींद नहीं आती है आप लोगों को। तो इस तरह से ओल्ड एज लोग जो होते हैं उन लोगों को कई बार सेडेटिव्स की फॉर्म के अंदर नींद की दवाई दी जाती है, या मेनी ऑफ देम, बहुत सारी टेबलेट्स ऐसी हैं जिसको 2 दिन, यदि कॉम्बिफ्लिम भी इफ यू आर टेकन 3 और 4 days रेगुलरली, तो 5th डे आपको लगेगा अपनी बॉडी के अंदर हमको वो टेबलेट लेनी है। तो एक्सेसिव और कंटिन्यूस यूज जब हम कर लेते हैं टेबलेट्स का, दवाई का, तो वो क्या करती है? हमें एडिक्शन और डिपेंडेंस दे देती है। तो हमें एडिक्शन और डिपेंडेंस से बचना होता है। ठीक है, क्लासेस ऑफ ड्रग्स। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग पढ़ना है।
properties, preparation and uses of aspirin and paracetamol. Mainly एस्पिरिन और पैरासिटामोल के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, उसकी यूजेस पढ़नी है, और इसी के बारे में वो एग्जाम में भी पूछने वाला है। बट एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो दिया हुआ था तो मुझे क्लियर करना था कि डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई। नाउ वी आर गोइंग टू द क्लासेस ऑफ ड्रग्स। कितनी तरह की ड्रग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर, there are different types। पहली ड्रग जो होती है दैट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक बुखार को कम करने वाली, फीवर को कम करने वाली, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाली टैबलेट जो होती हैं उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। अभी मैंने कोविशील्ड लगाई, तो कोविशील्ड जब लगाई ना बेटा, तो मेरे को बोला था उन्होंने कि इफ यू आर हैविंग फीवर, तो आप लोगों को एक पैरासिटामोल की टैबलेट दी थी मेरे को साथ में कि इफ यू आर हैविंग फीवर तो आप ये पैरासिटामोल ले लें। मैं तो पैरासिटामोल क्या करती है, जनरली फीवर को कम करने के लिए यूज की जाती है। बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, दे आर मेड अप प्रोटीन, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमको समय भूख नहीं लगती है, हम लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी डेली रूटीन फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, वो अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अबाउट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड सारे बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करते हैं तभी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल हो पाती है। तो उसके लिए जो लिया जाता है ड्रग, दैट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग। ये एंटीबायोटिक होती है। इसका एग्जांपल मैंने वन ऑफ द एग्जांपल पैरासिटामोल का एग्जांपल दिया। सेकंड होती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, ये दोनों जो हम एस्पिरिन और पैरासिटामोल पढ़ेंगे ना बेटा, ये दोनों ही एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक क्या करती है, ये पेन किलर का काम करती है, पेन किलर और रिलीविंग द पेन। अब बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए जो यूज की जाती है वो क्या होती है, हमारे पास में एनाल्जेसिक्स होती हैं। एनाल्जेसिक्स के अंदर फ्लेक्सोन है, आइबुप्रोफेन है। ये टैबलेट जो है वो जनरली यूज की जाती है, फ्लेक्सोन एंड आइबुप्रोफेन। और मेनी ऑफ टैबलेट यू आल्सो नो दैट, मैंने एक आध एग्जांपल लिखा है यहाँ पे और नोट्स के अंदर और भी गिवन है। तो यू कैन गो फॉर एनीथिंग, जो एग्जांपल याद रह जाए वो आप लोग एक आध एग्जांपल लिख सकते हो। मेन फंक्शनिंग पता होना चाहिए कि एनाल्जेसिक जो है पेन क्या काम करती है, ये पेन किलर का काम करती है और रिलीविंग फ्रॉम द पेन, पेन को कम करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट होती है हमारे पास में ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स उनको दी जाती है जिनको एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, किसी चीज से डर लगता है, या वो डर लगता है, बार बार टेंशन हो जाती है छोटी छोटी चीजों पर, एंजाइटी होना, फीवर को ये फियर होना, किसी चीज का डर होना, एंजाइटी होना, टेंशन हो जाना, या डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड जिनको होता है, उनको ट्रैंक्विलाइजर्स दी जाती हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल होते हैं वेलियम एंड जेनेक्स। ये जनरली टैबलेट जो होती हैं ट्रैंक्विलाइजर्स की फॉर्म के अंदर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें एंजाइटी रहती है, जिनको डिस्कम्फर्ट रहता है माइंड का, या जिसको टेंशन रहती है, फियर रहता है किसी चीज को। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको घर के बाहर जाने में फियर होता है, या हम ये कहें कि बहुत से लोग ऐसे हैं किसी से नए इंसान से मिलने में फेयर होता है, तो उन सभी एंजाइटी वाले लोगों के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स होती है, ट्रैंक्विलाइजर्स दी जाती है। एंटी मलेरियल फोर्थ कैटेगरी आ रही है हमारे पास में, एंटी मलेरियल बट नेचुरल है। एंटी मलेरिया विच इज फाइट अगेंस्ट द मलेरिया, जो मलेरिया के अगेंस्ट काम करती है वो एंटी मलेरिया है। इसके अंदर मेनली कौन सी यूज की जाती है बेटा, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसको बाइट करने से मलेरिया होता है, और मलेरिया का जो कंफर्टेबल मतलब मलेरिया को एंड उसके लिए जो यूज की जाती है एंटी मलेरियल ड्रग होती है। इसके अंदर जो एग्जांपल होते हैं वो क्लोरोक्विनोन होती है, जो आपने सुना भी होगा, क्विनीन, कुनीन ली जाती है, क्लोरोक्विनीन नाम होता है इसका, या डॉक्सीसाइक्लिन भी कई बार इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आ रही है वो एंटी माइक्रोबियल आ रही है। एंटी माइक्रोबियल कब होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाना, दांत खाज खुजली, ईचिंग हो जाना स्किन के ऊपर। तो जनरली माइक्रोबियल ग्रोथ जब स्किन के ऊपर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज करनी पड़ती है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट की फॉर्म के अंदर भी होती है, क्रीम फॉर्म पे भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रही है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। फर्टिलिटी को कम करने के लिए जो यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आ रही है एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल ड्रग।
एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग। इसके अंदर जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी दवाई दी जाती है उसके साथ में एंटीबायोटिक दी जाती है। अभी भी हमारे पास में, अभी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, कभी कुछ हो रहा है, स्टेरॉइड टैबलेट्स किस कैटेगरी में आती है? आई विल एक्सप्लेन यू दिस लेटर। अभी अपने पास में एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक साथ में दी जाती है, कोई भी दवाई हम साथ में लेते हैं तो उसके साथ में एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक क्या करती है? दे सपोर्ट्स आवर एंटीबॉडीज, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है उनको सपोर्ट करने का काम करती है, उनको जनरेट करने का काम करती है, हेल्प करती है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा? एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है फॉरेन से, बाहर से आने वाला कोई भी मटेरियल जो हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है उससे हमें बचाने का काम करता है। एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास में बोन मैरो, डिफरेंट 7 और 8 पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ द बोन मैरो होती है, बोन मैरो, दैट इज अस्थि मज्जा कहते हैं जिसको हिंदी में। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? एक डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी फॉरेन से आने वाला जो भी मटीरियल है बाहर से बॉडी के अंदर जो अंदर एंटर कर गया, कोई भी बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया, तो उसको उसके अगेंस्ट उसको पता करती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करती है। सेकंड होती है आरबीसीज। आरबीसीज क्या करती है? बॉडी के डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज के ऊपर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है? इट जनरेट द एंटीबॉडीज इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करने का मेन काम जो होता है वो किसका होता है? हमारे पास में प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स क्या, प्लेटलेट्स जो है क्या काम करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ब्लड का कभी हमारे पास कट गया, छिल गया या एक्सीडेंट हो गया तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद अपने आप जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है। क्लॉटिंग का काम जो होता है वो किसका होता है? वो प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। नहीं, प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स जो हैं क्लोटिंग के अगेंस्ट काम करते हैं, इसीलिए इसको डेंगू पेशेंट जो होते हैं उनके लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट को कम कर देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो तीनों चीजें समझ में आई। बोन मेरो के अंदर 3 चीजें होती है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा क्या होता है? अपने पास में प्लेटलेट्स होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल की बात करते हैं। एंटीबॉडीज जनरली किसके लिए यूज की जाती है बेटा? एंटीबैक्टीरियल फंक्शन के लिए यूज की जाती है। ओके, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन इज वन ऑफ द एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक टैबलेट होती है बेटा, एंटीबॉडीज को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। एजिथ्रोमाइसिन आ गई आपके पास में, एंड एमोक्सिलिन आ गई। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बॉडी किसी भी बीमारी होती है उसके साथ में एंटीबॉडीज दी जाती हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि एंटीबॉडीज को सपोर्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ गई आपके पास में एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब हुआ बेटा? एंटीसेप्टिक आपके कभी शेविंग करते समय कट जाता है या किचन में काम करते समय कभी कट जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। नाम सुना होगा सभी ने, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? लिविंग टिश्यूज के ऊपर यूज किए जाने वाली ड्रग होती है या मेडिसिन होती है, ऑइंटमेंट होता है, तो उसको हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। बट यदि डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? लाइक डिसइंफेक्टेंट जो है फ्लोर पे, मतलब कंप्लीट लिविंग टिश्यूज के ऊपर, नॉन लिविंग टिश्यूज के ऊपर यूज किए जाते हैं, लिविंग टिश्यूज पे यूज नहीं कर सकते। नॉन लिविंग टिश्यूज पे यूज किया जाता है, लाइक फ्लोर को क्लीन करना है, फ्लोर को बैक्टीरिया फ्री करना है, तो क्या यूज करते हैं? फिनाइल यूज करते हैं। एंड एज वेल हम लोग ऑपरेशन वगैरह होते हैं, अब ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? जो हमारे पास में सर्जरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सेम यूज किए जाते हैं, तो उनको स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइज और डिसइंफेक्टेंट किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, ताकि क्या हो कि वो सेम इंस्ट्रूमेंट जो है दूसरे के लिए यूज किए जाए बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, जबकि लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो यूज किया जाता है, लाइक हमारी बॉडी पे यूज
करेंगे तो क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी इज ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, बॉडी के अंदर ज्यादा खा लिया, एसिडिटी हो गई, इनो यूज करते हो, आप लोग करते हो ना इनो, बॉडी में एसिडिटी को कम करने के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज एंटासिड। एंटासिड के अंदर जनरली हम लोग पहले क्या करते थे, सोडा पी लेते थे। सोडा क्या करता है बेटा, इंटेस्टाइन को अंदर ही अंदर खराब कर देता है। सोडा जो होता है बहुत रेगुलर या बहुत ज्यादा यूज करने पर बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर फफोले छाले कर देता है। तो जो अपने पास में एंटासिड की फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा सोडा यूज करते हैं, उनको सोडा की जगह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। वो क्या करता है बेटा, वो माइल्ड होता है, वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट नहीं करता है और एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है, सब्सिडाइज कर देता है। तो हम लोगों को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना चाहिए। नाउ Dettol is one of the antiseptic. Dettol is one of the antiseptic which we can use on स्किन के ऊपर कट गया, छिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज करते हैं। बट डिसइंफेक्टेंट कैन नॉट, डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं कैन नॉट बी यूज ऑन स्किन और लिविंग टिश्यू। कोई भी बॉडी का पार्ट है, लिविंग टिश्यू है, तो उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट को यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दे डैमेज आवर टिश्यूज एंड सेल्स। This is over about your complete introduction of drug. Drug क्या होती है, definition complete कर ली, and different classes of drugs के बारे में भी हमने पढ़ लिया. Now we are going to the main topic, that is the properties, preparation, uses of aspirin and paracetamol. जो topic हम लोगों को main देखना है that is aspirin and paracetamol. इसको erase कर दें. If you want to take a screenshot, you will go for screenshot. ले लें आप लोग, फिर मैं इसको दिख रहा है पूरा बोर्ड, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यदि लेना चाहते हो तो विल गो फॉर द नेक्स्ट। Introduction is over. Now we are going for properties, preparation and uses of aspirin. First topic जो मैं ले रही हूँ बेटा, that is properties, preparation and uses of aspirin. फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन। सबसे पहले जो टॉपिक कर रहे हैं बेटा हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन। अच्छा, बिफोर विल स्टार्ट दिस थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये क्या होती है। दिस इज द वन टाइप ऑफ एनाल्जेसिक। ये क्या होती है बेटा, एनाल्जेसिक होती है। और एनाल्जेसिक का क्या काम है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक इज यूज्ड फॉर किलिंग द पेन। पेन किलर की फॉर्म के अंदर या बॉडी को रिलीफ देने के लिए यूज की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। अच्छा, एनाल्जेसिक जो होती है ये एस्पिरिन और पैरासिटामोल जो होती है ये बॉडी के अंदर बिना बेहोशी दिए, मतलब कई बार क्या होती है टैबलेट जो होती है स्लीपी कर देती है ना। इसके अंदर स्लीपी नहीं होता, आदमी रेगुलर काम करते हुए टैबलेट ले लेता है तो उसके अंदर उसको कंफर्टेबल फील होने लगता है पेन किलर के अंदर, ठीक है। तो जनरली दवाइयाँ क्या होती हैं, वो सेडेटिव्स होती हैं। वो क्या करती हैं, वो आप लोगों को नींद आने लगती है उन दवाई को लेके। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय समबडी कि व्हाट आर द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो होती हैं वो जनरली नहीं ली जाती है, कभी जाती है जब भी सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं तब स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है। स्टेरॉइड्स जनरली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी मच एडिक्टिव होती हैं। ये जनरली हार्मोन की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको स्टेरॉइड लेना पड़ता है, या फिर स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनको स्टेरॉइड लेना पड़ता है। एज वेल कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी मॉर्फिन है, स्टेरॉइड्स है, इनके जो है वो पैचेस लगाए जाते हैं बॉडी के अंदर। जो सेल की अनवांटेड ग्रोथ हो रही होती है उसको सबसाइड करने के लिए या उसको वहीं पे किल करने के लिए, ताकि वो बॉडी में ब्लड के थ्रू डिफरेंट एरियाज में नहीं जाए। तो वो होती है हमारे पास में स्टेरॉइड्स एंड मॉर्फिन्स वगैरह। तो वो हम लोगों को एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, बीमारियों के अंदर यूज की जाती है।
है। तो नाउ वी आर गोइंग टू द, वो एकदम अलग कैटेगरी चली जाती है। मेन जो आपके काम की फंक्शंस वाली जो थी वो मैंने आपको बता दी। नाउ एनाल्जेसिक के बारे में बात कर रहे थे। एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों ही क्या होती है, एनाल्जेसिक होती है। दे आर ये हमारी बॉडी के अंदर पेन को रिलीव कर देती है विदाउट पुटिंग यू स्लीप। बिना नींद आए आप लोगों को इससे कंफर्टेबल हो जाते हो। इट डज नॉट मेक यू लूज योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी आपकी नहीं जाती है। विदाउट एनी मेंटल कंफ्यूजन, आप लोग को विदाउट एनी नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस, नर्वस सिस्टम के अंदर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है। एंड यू कैन इजीली टेक दिस टैबलेट विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। ठीक है, ये टैबलेट जो है वो सीधा ही आप लोगों को क्या करती है, कंफर्टेबल पेन को किलिंग, पेन रिलीव का काम कर देती है, या किलिंग ऑफ द किलर ऑफ द पेन, पेन का किलर होता है ये, पेन को कम कर देता है विदाउट मेकिंग यू स्लीप, विदाउट मेकिंग यू अनकॉन्शियस, विदाउट मेकिंग यू डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड। तो ये जनरली बहुत ज्यादा यूज की जाती है और मार्केट के अंदर कई बार ये जो होती है वो इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, मिल जाती है। आप लोग किसी दवाई वाले से मांगते हो तो वो दे देता है। तो जो एनाल्जेसिक होती है, अब एनाल्जेसिक जो होती है बेटा वो भी क्या होती है, दो कैटेगरी की होती है। ठीक है, एक होती है अपने पास में नॉन नार्कोटिक्स और एक होती है आपके पास में नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स कौन सी होती है और नार्कोटिक्स कौन सी होती है? नार्कोटिक का नाम आपने पहले भी सुना होगा बेटा, नॉन एडिक्टिव। ये जो होती है वो क्या होती है, नॉन एडिक्टिव होती है, जबकि ये क्या होती है, एडिक्टिव होती है, एडिक्टिव। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? ये जो है, वंस इफ यू कंज्यूम योर बॉडी, कंज्यूम इन योर बॉडी, इट रिक्वायर्ड अगेन एंड अगेन, ये एडिक्टिव होती है। ये सारी आपके पास में स्टेरॉइड की कैटेगरी आ गई। जितने भी स्टेरॉइड्स वगैरह होती है, वंस इफ यू टेकन इन योर बॉडी, तो बॉडी की वो रिक्वायरमेंट, आपने सुना होगा कि डायबिटीज वाला जो है वो इंसुलिन की इंजेक्शन लगाता है या इंसुलिन की टैबलेट लेता है, या थायराइड वाला जो होता है वो थायरेक्सिन की टैबलेट लेता है। ये सभी क्या है बेटा, ये हार्मोनल टैबलेट्स हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं। ये बॉडी के अंदर वंस यू कंज्यूम इन योर बॉडी, एक बार आपने कंज्यूम कर लिया ना बॉडी के अंदर, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। यू कैन नॉट लीव। ये दवाइयां जो ऐसी होती हैं जिनको आप कभी बंद नहीं कर सकते वंस यू विल स्टार्ट। यदि अपन एलोपैथिक में बात करें तो एलोपैथिक डॉक्टर जो होता है वो हमेशा यही कहेगा कि वंस यू स्टार्ट दिस टैबलेट, हार्मोनल टैबलेट्स हैं, ये आपने स्टार्ट कर दी, तो यू नेवर स्टॉप दिस टैबलेट, क्योंकि अपनी बॉडी की फंक्शनिंग उसी के अकॉर्डिंग होने लग जाती है। तो दीज आर कॉल्ड द एडिक्टिव और नार्कोटिक्स। इसके अंदर ओपियम आ जाएगा, अफीम आ जाएगा, हीरोइन आ जाएगा, मॉर्फिन आ जाएगा। नॉन नार्कोटिक्स के अंदर हमारे पास में दो चीजें हमको पढ़नी है। वन हमें पढ़नी है एस्पिरिन और दूसरी हमें क्या पढ़नी है बेटा, पैरासिटामोल। ये हमारे पास में दो तरह की टैबलेट्स हैं जो नॉन एडिक्टिव होती है, जिनको यदि कंज्यूम कर भी लिया जाए 3-4 दिन लगातार तो ये एडिक्टिव नहीं करती हम लोगों को। तो ये नॉन नार्कोटिक्स होती है, नॉन नार्कोटिक्स की एनाल्जेसिक ब्रांच होती है, जिसके अंदर इन दोनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, नाउ अब अपन करते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नेम देख तो क्या होता है बेटा, दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ASA, acetyl salicylic acid is the name of aspirin. The chemical name of this compound is acetyl salicylic acid. It is used in the treatment of pain, fever and inflammation. ये मेनली 3 चीजों के लिए यूज की जाती है। ये पेन में यूज की जाती है, फीवर के अंदर यूज की जाती है, यूजेस के अंदर फिर बताऊंगी मैं, पेन के अंदर, फीवर के अंदर, और इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन जो हो रही होती है, उन तीनों के लिए जनरली एस्पिरिन को यूज किया जाता है। इसका आईपीएक नेम जो होता है दैट इज 2-एसिडॉक्सी 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है। इसका आईपीएक नेम क्या होता है, 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है। इफ यू गो फॉर स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है
वो आपके पास में O पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर एसिडॉक्सी ये फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये COH ग्रुप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, बेंजोइक एसिड कहलाता है। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो एसिडॉक्सी है, जिसको हमने बोला सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, टू मतलब ऑर्थो पोजीशन टू। 2-एसिडॉक्सी एसिड इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ एस्पिरिन। ठीक है। अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है मैंने आपको शेयर कर दी हैं, वो आपको एज इट इज करनी पड़ेगी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो C9H8 और O4 होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इसका मोलर मास देखें तो वो 180 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 135 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेंसिटी देखें तो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर 3 ग्राम पर ml होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि हम देखें तो 3 मिलीग्राम जो है वो पर ml के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ये व्हाइट कलर की होती है। अच्छा, मेन काम की चीजें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें। प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग प्रिपरेशन आप लोग लिख लो मेरे साथ में। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। सैलिसिलिक एसिड ले लेते हैं हम लोग। सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड की हेल्प से इसको बनाते हैं। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। एसिड। दूसरा हम ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन की जाती है। इट इज अ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये क्या होती है बेटा, H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। यू कैन से एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन है। जब इनकी आपस में रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर में क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर मिल जाता है OCOCH3 और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे COH आ जाता है। साथ में हमारे पास में एसिटिक एसिड मिल जाता है। दिस इज योर एस्पिरिन। ये एस्पिरिन बन गई। रिएक्शन साथ में लिखते चले जाएं आप लोग। ठीक है बेटा। इफ विल गो फॉर मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ मैं आपको। मैकेनिज्म सबसे पहले दिस इज द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। सबसे पहले एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड जो वो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। जैसे ही वो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ये क्या है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कौन से सेंटर पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाएगा। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ये क्या करेगा, ये जो है रिच सेंटर है, आइदर दिस और आइदर दिस, दोनों में से किसी एक को अप्रोच करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रक्चर, ऐसी कंडीशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो किस पे आ जाएगा बेटा, कार्बन पे आ जाएगा, कार्ब केटायन बन जाएगा। ठीक है। ये OH आके जुड़ गया, तो इस कार्बन की जो वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, 4 वैलेंसीज, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जनरेट कर देगा। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जनरेट हो गया और ये किस पे अटैक करेगा, फर्दर सैलिसिलिक एसिड के ऊपर। ये इसने क्या किया, सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अटैक किया। जैसे ही ये सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा,
तो यहाँ पे हमारे पास में ये कौन सा सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस सेंटर पे जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस सेंटर पे जाएगा तो क्या बनेगा पास में, फर्दर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो जो एसिड है वो क्या हो जाएगा बेटा, फर्दर रिमूव हो जाएगा। और एसिड रिमूव हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा पास में, अच्छा यहाँ पे इन्होंने COH ग्रुप लगाई और तो पोजीशन पे COH ग्रुप लगाओ। साथ में क्या हो जाएगा बेटा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो हमको यहाँ पे H को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, COCH और CH एस्पिरिन, एस्पिरिन बन गई। ठीक है बेटा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एसिड जो है वो रिमूव हो गया है यहाँ पर। प्रिपरेशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेते हैं, कई बार ए सेक्शन के अंदर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं बेटा, कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसका क्या है, दैट इज ऑर्थो बोलो या टू बोलो टू एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, इसका आईपैक नेम बताया मैंने आपको, 2 एसिडॉक्सीबेंजोइक एसिड होता है। फॉर्मूला देखें तो C9H8O4 होता है। मोलार मास देखें तो 180 होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कलर, ये सारा मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ इसका अदर इफेक्ट क्या होता है, इसका अदर इफेक्ट के अंदर जो एस्पिरिन है जनरली वो क्या है बेटा, बैंड है, बहुत सी जगह पर बैंड है और पर्टिकुलर कुछ पेशेंट्स के लिए ये बैंड होती है। क्यों बैंड होती है एस्पिरिन, एस्पिरिन कह लो, डिस्प्रिन कह लो या ब्रुकोफेन कह लो या वोवेरन कह दो, ये टैबलेट जो कुछ होती हैं वो क्या होती है बेटा, कुछ पेशेंट्स के लिए बिल्कुल बैंड है, इसको यूज नहीं कर सकते उन पेशेंट्स के लिए। वो पेशेंट्स कौन से होते हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स होते हैं जिनको डेंगू हुआ है। डेंगू जिनको हुआ होता है उनकी बॉडी में क्या होता है बेटा, जितना भी प्लेटलेट काउंट होता है वो बॉडी में डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे ही प्लेटलेट काउंट बॉडी के अंदर कम होता चला जाता है तो बट नेचुरली बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। जब एंटीबॉडीज नहीं बन रही है तो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन इस बॉडी को लग गया तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, उसके अंदर वो सीवियरिटी से बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जनरली जिन भी पेशेंट्स को डेंगू की बीमारी होती है, जिनके अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर स्पेशली क्या बंद कर दिया जाता है, उन लोगों को ये एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, ये टैबलेट्स नहीं दी जाती हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट काउंट को कम करती है। दूसरा, यदि एस्प्रिन को लगातार लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या करती है, स्टमक अल्सर कर देती है। स्टमक अल्सर करती है, स्टमक के अंदर ब्लीडिंग कर देती है, या वर्सनिंग ऑफ अस्थमा, पेशेंट यदि इसको ले लेता है तो अस्थमा पेशेंट की जो अस्थमा है वो बिगड़ सकता है, इससे वर्सनिंग ऑफ अस्थमा हो सकता है। एज वेल एज ब्लीडिंग रिस्क जो होती है वो स्पेशली किसके लिए रहती है, ऐसे लोग जो लाइक जो खून पतला करने की दवाई ले रहे होते हैं, स्पेशली ओल्ड एज वाले होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, जिनका ब्लड जो है पतला होता है, उन लोगों के लिए ये दवाई जो होती है स्पेशली बैन रहती है। ठीक है, उनको स्पेशली नहीं लेनी चाहिए। एज वेल एज ऐसे चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे जिनको इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, हल्की हल्की चीजों से इन्फेक्शन हो जाता है, उनको भी एस्प्रिन का यूज नहीं करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्प्रिन। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये क्या करता है, ये 1 to more फॉर्म्स के अंदर रह सकता है, तो उसको बोलते हैं एक से ज्यादा स्ट्रक्चर क्रिस्टल फॉर्म में रहने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है इसके अंदर। जो एस्प्रिन होती है वो एयर के साथ में मिक्सचर बना के, एस्प्रिन का जो पाउडर है वो यदि एयर में खुला छोड़ दिया जाए तो वो एक्सप्लोजन का काम भी करता है। एस्प्रिन एयर मिक्सचर इज ऑल्सो यूज्ड
एज अ एक्सप्लोसिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये जनरली ड्राई एयर के अंदर स्टेबल रहती है, बट यदि मॉइस्ट एयर है, पानी मतलब मॉइस्ट एयर के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये फर्दर सैलिसिलिक एसिड ये वापस से क्या होती है, उल्टी हो जाती है। ये आप अपने पास में ड्राई कंडीशन नहीं है, मॉइस्चर है, तो ये सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर फर्दर रिवर्स्ड हो जाती है। ठीक है। ये दिस इज द फर्स्ट, इसका एप्लीकेशन पार्ट देखें तो दिस इज द फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये क्या है आपके पास में, दिस इज द एनसेड कह सकते हो आपको, ये एनसेड है। दिस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड, ये फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड, एस्पिरिन इज द फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। ठीक है। कॉमन यूज इसका क्या होता है बेटा, ये एनाल्जेसिक की फॉर्म के अंदर यूज की जाती है। पेन को रिलीव करना, मतलब ये एनाल्जेसिक की तरह यूज की जाती है, एनाल्जेसिक की तरह यूज की जा सकती है। फीवर को कम करती है, तो ये किसकी तरह यूज की, फीवर को कम करने वाली क्या होती है, एंटीपायरेटिक होती है, तो एज एंटीपायरेटिक भी ये यूज की जा सकती है। और दूसरा इन्फ्लेमेटरी, ये जनरली मतलब कॉमन इसको हेडेक के अंदर, कोल्ड के अंदर, फ्लू के अंदर, स्ट्रेन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, अर्थराइटिस का जो फीवर होता है, अर्थराइटिस होता है, उसके अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। इसकी हाई डोजेस और लो डोजेस दो तरह की यूज की जाती है। हाई डोजेस जो होती है वो जनरली किसमें यूज की जाती है, इन्फ्लेमेटरी, जलन हो रही है बहुत ज्यादा तो उसके अंदर एस्पिरिन यूज की जा सकती है। अर्थराइटिस होता है कि बोन्स के अंदर मजबूती नहीं रहती, बोन जो है इजीली मुड़ जाती हैं, तो अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर होता है, उसके अंदर इसकी हाई डोजेस यूज की जाती हैं। वन ऑफ मोर थिंग, यदि किसी को स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक जिसको हो जाता है उनको जनरली डॉक्टर एस्पिरिन की टैबलेट अपने पास में रखने के लिए कहता है। क्यों कहता है, जनरली क्या होता है कि जब हार्ट अटैक कब आता है, हार्ट अटैक आता है जब जो बॉडी में ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, और जो हमारे नलियां हैं उसके अंदर वो अच्छे से, आर्टरीज जो हैं, वेन्स जो हैं, उसके अंदर जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें क्या होता है बेटा कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है मतलब ब्लड जो है वो गाढ़ा होने लग गया है, गाढ़ा हो रहा है, तो ब्लड को पतला करने के लिए भी कई बार एस्पिरिन को यूज किया जाता है। इट इज ओनली पर्टिकुलर उस समय के लिए दिया जाता है, इट इज नॉट द ट्रीटमेंट, ओनली उस समय डेथ से बचने के लिए उनकी जुबान के नीचे एस्पिरिन रख दी जाती है, एस्पिरिन की टैबलेट दे दी जाती है, ताकि जो ब्लड गाढ़ा हो रहा है वो एकदम से गाढ़ा ना हो जाए सारा, और डेथ से बचाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एस्पिरिन। नाउ विल गो फॉर द सेकेंड, दैट इज पैरासिटामोल। पैरासिटामोल वाला भी अभी अपन देख लेते हैं फटाफट से, केवल प्रिपरेशन बता रही हूँ, रेस्ट ऑफ थिंग्स यू विल डू योरसेल्फ, बाकी थिंग आप ही को करनी है। ओके, विशाल से क्लास लेने वाले हैं क्या आप लोगों की? ओके, देन ओके, फिर आप लोगों को एस्पिरिन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को, नहीं तो पैरासिटामोल विल डू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, मंडे को कंप्लीट कर लेते हैं ये पूरा टॉपिक। यू शुड मेंशन, लिखना पड़ेगा, इजी सा मैकेनिज्म है शिता, देर लिखना है बेटा। बट नेचुरल देखो, एक जना है, दो बच्चे हैं, दोनों को मैंने बोला प्रिपरेशन लिखो, वन ऑफ द राइटिंग ओनली इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन की, केवल इक्वेशन ऊपर वाली लिख दी उसने, मैकेनिज्म नहीं समझाया। सेकंड वन इज राइटिंग आल्सो मैकेनिज्म, तो किसको नंबर ज्यादा देंगे? बट नेचुरल है यार, इफ यार आपको आपके पास में अवेलेबल है तो यू विल गो फॉर दैट, बहुत इजी सा मैकेनिज्म है, ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे ये फर्दर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, यहाँ पे जाके ये जो है वो अटैच हो गया, साथ में यहाँ पे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ पे क्या होगा, CH3COH मॉलिक्यूल जो है, ये CH3COH मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये जो ग्रुप के पास में OCO OCOH वाला जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपके। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस तो चलो कंप्लीट करो, और नहीं तो फिर हम लोग खत्म करते हैं क्लास को, मंडे की क्लास के अंदर पैरासिटामोल खत्म कर लेंगे हम लोग।
कोरोना, लिसन, डिजीज जो होती है बेटा वो अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लू की कैटेगरी के अंदर भी आ रही है, इसमें फीवर भी हो रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, 3-4 कैटेगरी की दवाइयां जो है इसमें एक साथ में दी जा रही हैं। फ्लू की दवाई भी दी जा रही है इसके अंदर, इसमें एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो जनरली सभी के साथ में दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जा रही है, फ्लू की दवाई दी जा रही है इसके साथ में। वो केवल इसीलिए कि बॉडी को बूस्ट अप किया जा सके। 3 कैटेगरीज की दवाई स्पेशली दी जा रही है, एंटीबायोटिक दी जा रही है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के लिए एंटीबायोटिक दी जा रही है, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए दी जा रही है, और बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी दी जा रही है। ठीक है, नाउ वी आर एंडिंग द क्लास। ओके, बाय बेटा।